प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने भारत के भू आकृतिक प्रदेश का अध्ययन शुरू किया था और उसके अंतर्गत हमने उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों का अध्ययन किया। उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के बाद जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण भौतिक विभाग है वो है विशाल मैदान। आज हम भारत के विशाल मैदानों का अध्ययन शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का जो उत्तरी भाग है वो पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेश है और उसके बिल्कुल दक्षिणी भाग में आप देख सकते हैं इस मैप में भी ये हमारा जो नंबर 2 लिखा हुआ है, ये ब्लैंक वाला भाग पूरा मैदानी भाग है। ये दक्षिण में उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के, इसे हम मैदान कहते हैं। और ये मैदान कैसे बना है? यहाँ उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों से जो नदियाँ निकल कर आ रही हैं वो अपने साथ भारी मात्रा में नवीन मिट्टी की परत लाती हैं और इन मैदानों में जमा कर देती हैं। तो इस तरह से इन उपजाऊ मैदानों का निर्माण हुआ है। इन्हें हम विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। हम मैदानों का वर्णन शुरू करने से पहले एक चार्ट द्वारा ये समझने का प्रयास करते हैं कि इन मैदानों को कितने भागों में और किन आधारों पर विभाजित किया गया है। हमने विशाल मैदानों को मिट्टी और ढाल के आधार पर भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेह, भूड़ और डेल्टा में बांटा है। प्रादेशिक वर्गीकरण में हमने राजस्थान, पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में इनका विभाजन किया है। अब ये किस तरह से इनका वर्णन हम करेंगे? हम सबसे पहले मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर इनका वर्णन शुरू करते हैं और इसी आधार पर जो विभाग हैं उनमें सबसे पहला भाग है भाबर प्रदेश। क्या होता है भाबर प्रदेश? हम मुख्य 4 शब्द इसमें शामिल किए गए हैं: भाबर, तराई, बांगर और खादर। इन चारों में मूलभूत अंतर क्या है वो समझकर इन विभागों का वर्णन शुरू करेंगे। भाबर प्रदेश में जो नदियां हैं वो अदृश्य हो जाती हैं, भूमिगत होकर के बहती हैं। अर्थात ये ऐसा प्रदेश है जैसे ही पर्वतीय प्रदेश समाप्त होता है तो मैदान की शुरुआत होती है और इन पर्वतीय प्रदेशों के पाद स्थल पर कंकड़, पत्थर, मिट्टियाँ आदि के जमाव हो जाते हैं और इन्हीं कंकड़ पत्थरों के ढेर के नीचे से नदियों की धाराएं बहने लगती हैं। इसीलिए यहाँ की नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। तो ऐसा भाग क्या कहलाता है? भाबर प्रदेश कहलाता है। उत्तरी भाग में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक इनका विस्तार है और यहाँ नदियों ने भारी मात्रा में कंकड़, पत्थर, बजरी आदि का जमाव किया है। यहाँ की चट्टानें कैसी हैं? पारगम्य चट्टानें। यहाँ छोटी छोटी नदियाँ कंकड़ पत्थर के नीचे बहकर भूमिगत हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं और ये प्रदेश कृषि हेतु अनुपयुक्त होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, भाबर प्रदेश। अब दूसरा भाग आता है तराई प्रदेश। यह प्रदेश भाबर के दक्षिण में स्थित है, जहाँ भाबर क्षेत्र में लुप्त हुई नदियाँ पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती हैं। यह दलदली भाग है, कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से बना है। गन्ना, चावल, गेहूँ आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। तो ये भाबर और तराई का अंतर हो गया। अन्य 2 प्रदेश हैं बांगर और खादर। बांगर क्या मतलब होता है? यह उत्तरी मैदान का पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना उच्च भाग है। क्योंकि ये उच्च भाग है इसलिए यहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश में इनका विस्तार है। बांगर से विपरीत खादर प्रदेश उत्तरी मैदानों की निचली भूमि होती है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी से बनी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी से इसीलिए बनी है क्योंकि यहाँ नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचता है और नवीन मिट्टी की परत बिछा देता है। यह उपजाऊ भाग है। यूपी, बिहार, बंगाल में इनका विस्तार है। चावल, जूट, गेहूँ, गन्ना, दलहन आदि फसलों में उपयोगी है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता भी अधिक है। तो ये हमने अभी शुरुआत की है मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर विशाल मैदानों का वर्गीकरण, जिसमें ये 4 शब्द आपने देखे हैं: भाबर,
तराई, बांगर और खादर। ठीक है, फिर से मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। भाबर प्रदेशों में नदियाँ धरातल में अदृश्य हो जाती हैं। तराई प्रदेश में यही नदियाँ पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती हैं। बांगर उच्च भूभाग है जहाँ पुरातन मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि बाढ़ का जल प्रतिवर्ष ऊंचाई वाले भागों में नहीं पहुंचता है। और खादर निचले भूभाग है जहाँ नवीन मिट्टी की परत पाई जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा हमारा रेह या कल्लर। रेह या कल्लर हम किसे कहते हैं, ये आप थोड़ा सा समझिए। बांगर प्रदेश के अधिक सिंचाई क्षेत्र में कहीं कहीं भूमि पर नमकीन की सफ़ेद परत जम जाती है, अर्थात लवणों की सफ़ेद परत जम जाती है। ऐसे भाग यूपी, हरियाणा के शुष्क भागों में पाए जाते हैं। कंकड़ भी यहाँ पर मिलते हैं, तो इनको हम रेह या कल्लर कहते हैं। नेक्स्ट आता है भूड़। बांगर प्रदेश के कुछ भागों में अपक्षय के कारण ऊपरी मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है और वहाँ कंकरीली भूमि पाई जाती है। ऐसी भूमि को हम भूड़ कहते हैं। तो इस तरह से ये मुख्य भाग थे, और एक अंतिम भाग इसमें आएगा ढाल के आधार पर डेल्टा। डेल्टाई भाग खादर मैदानों का ही विस्तृत रूप होता है, जिसका विस्तार बंगाल में निचली गंगा घाटी में है। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटियों नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का पुराना भाग भारत में और नवीन भाग बांग्लादेश में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ तक हमने मिट्टी की संरचना और ढाल के आधार पर विशाल मैदानों का वर्णन किया, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे: भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेह, कल्लर, भूड़ और डेल्टा। अब हम बात करेंगे विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाजन का। हम एक मैप देखेंगे, उसमें आप इस वर्गीकरण को पहले देख लें और फिर हम इनका पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे। ये आपका पर्वतीय प्रदेश था उत्तर में, और इसके दक्षिण में आप देख रहे हैं ये पूरा भाग, इसे हम विशाल मैदान कहते हैं, जिसकी शुरुआत आप देख सकते हैं राजस्थान के मैदान। ये राजस्थान का मैदान, ये पंजाब हरियाणा का मैदान, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गंगा का मैदानी भाग है। ये ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और ये निम्न गंगा का मैदान, और इधर ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान। ये दक्षिण में पठारी प्रदेश है। तो इन मुख्य भागों का हम वर्णन शुरू करेंगे। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम पंजाब के मैदान का वर्णन करते हैं। ये ऐसे मैदान हैं जो सिंधु और झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज आदि सहायक नदियों द्वारा बने हैं। लगभग 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इनका विस्तार है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में 640 और पूर्व से पश्चिम में 300 किलोमीटर विस्तृत है। मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इनका विस्तार मिलता है। ये मैदान दोआब से बने हैं। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का भूभाग, इसे हम क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे। दो नदियों के बीच का भूभाग दोआब कहलाता है। और पंजाब में ऐसे कई दोआब हैं। कौन कौन से दोआब हैं इसमें आप देखेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे बिस्त दोआब की। बिस्त दोआब यानी कि व्यास और सतलज नदियों के बीच का भूभाग। बाहरी दोआब, व्यास और रावी नदी के बीच का भूभाग। रेचना, रावी और चेनाब के बीच का भाग। चाज, चेनाब और झेलम के मध्य। और सिंधु सागर दोआब, झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के बीच में। तो ये बात हो गई दोआब की। पंजाब के मैदानों का विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में मिलता है। पंजाब में पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भूमि अर्थात बांगर को बेडलैंड यानी अनउर्वर भूमि कहते हैं। पंजाब के पर्वतपदीय मैदान में नदियों के अपरदन से बने खड्डों को चाज कहा जाता है। ऐसे चाज पंजाब के होशियारपुर जिलों में अधिक मिलते हैं।
तो ये प्रादेशिक वर्गीकरण का पहला भाग था जिसे हमने पंजाब का मैदान कहा। दूसरा भाग है राजस्थान का मैदान। इनका विस्तार पश्चिम में अरावली से भारत पाक सीमा तक है, उत्तर में पंजाब के मैदान और दक्षिण में गुजरात मैदान तक है। इन मैदानों को राजस्थान बांगर और मरुस्थली दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भाग हैं इसके? राजस्थान बांगर और मरुस्थली। 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा राजस्थान बांगर और मरुस्थली के मध्य विभाजक रेखा है। मरुस्थली क्या है? यह मारवाड़ का मैदान है जहाँ बालू अधिक और रेतीले टीले व बरखान पाए जाते हैं। इस शुष्क भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यहाँ पहाड़ियों से घिरी अभी केंद्रीय अपवाह वाले गर्त पाए जाते हैं और ऐसे गर्त बालसन कहलाते हैं। सांबर झील इसी का एक उदाहरण है। डिडवाना, कूचामन आदि छोटी छोटी झीलें, प्लाया झीलें हैं, ये खारे पानी की झीलें हैं। बालू का स्तूपों की इन क्षेत्रों में अधिकता है। दूसरा भाग राजस्थान बांगर जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में है। यहाँ लूनी मुख्य नदी है। इस भाग में कहीं कहीं पहाड़ियाँ हैं और रेतीले टीले बहुत कम हैं। वैसे हम जब राजस्थान का फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे उस समय इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। तीसरा भौतिक प्रदेश देखते हैं गंगा का मैदान। और इस गंगा के मैदान को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी गंगा जिसमें रुहेलखंड और अवध के मैदान स्थित हैं। मध्य गंगा, इस मध्य गंगा में पूर्वी यूपी का मैदान और बिहार का मैदान है। और अंत में निचली गंगा का मैदान जो बंगाल में विस्तृत है। गंगा के मैदानों का विस्तार भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल राज्यों तक है। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बने मैदान को ऊपरी, मध्य और निम्न गंगा के मैदानों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा के मैदान इनके उत्तर में शिवालिक और दक्षिण में पठारी प्रदेश हैं। पश्चिम में यमुना नदी इनकी सीमा बनाती है। यह गंगा का ऊपरी भाग है। उत्तर प्रदेश में इसका अधिक विस्तार है। गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती और घाघरा आदि नदियों द्वारा यह बना है। इस मैदान को रुहेलखंड और अवध के मैदानों में बांटा गया है। अब हम बात करेंगे मध्य गंगा के मैदान की। ये मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में है। 600 किलोमीटर लंबे, 330 किलोमीटर चौड़े हैं। इनके उत्तर में हिमालय का गिरिपथ, दक्षिण में प्रायद्वीप का किनारा है। ये काफ़ी निचले मैदान हैं जिसमें घाघरा, गंडक और कोसी आदि ऐसी नदियाँ बहती हैं जो अपना मार्ग बदलती रहती हैं और बाढ़ का खतरा उत्पन्न करती हैं। कोसी को इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी ऐसी है जिसका जल स्तर अचानक बढ़ जाता है और भयंकर बाढ़ उत्पन्न करती है। और इस बाढ़ का मुख्य कारण इसके मार्ग का परिवर्तन है। प्रायद्वीपीय नदियों में सोन नदी यहाँ बहती है। ये है गंगा का मध्य भाग। अब तीसरा भाग हम देखते हैं निम्न गंगा का मैदान। इसमें पश्चिम बंगाल का मैदानी भाग है जो हिमालय की तलहटी से गंगा के डेल्टा तक विस्तृत है। मैदान के उत्तरी भाग को तीस्ता व टोरसा नदियों ने निक्षेपण से बनाया है। मैदान के तराई वाला क्षेत्र द्वार कहलाता है जो पर्वत पदीय भाग है। मैदान के अधिकांश भाग में दलदल है। निचले भूभागों में जल से भरे हुए गर्तों को बील कहा जाता है जो बंगाल में है। गंगा का मध्य भाग या मध्य गंगा का मैदानी भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। मध्य गंगा के मैदान में नदियाँ विसर्ग के रूप में बहती हैं और गोखुर झील अधिक पाई जाती है।
अब अंत में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र के मैदान की। विशाल मैदान का सुदूर पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। मैं आपको इसका मैप भी बता देता हूँ, साथ साथ आप समझ लेंगे। ये है हमारा ब्रह्मपुत्र। ये भाग आप देख रहे हैं, इस भाग को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसे असम का मैदान भी कहते हैं। इसका ढाल दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी की ओर है। ये मैदान असम में है। इसके तीन ओर, उत्तर में हिमालय, पूर्व में पटकाई-बूम, नागा, दक्षिण में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। इसके पश्चिम में भारत बांग्लादेश की सीमा है। पश्चिम में घूगरी से पूर्व में सदिया तक 800 किलोमीटर विस्तृत है। इस मैदान में ढाल प्रवणता कम होने से यहाँ कई नदी द्वीप बन गए हैं। ऐसे ही नदी द्वीप का उदाहरण मोजोली नामक द्वीप है। उत्तरी भाग में नदियों ने जलोढ़ पंखों का निर्माण किया है। तराई क्षेत्र दलदल युक्त है। कम ढाल से नदी विसर्पों का निर्माण होता है। तो विद्यार्थियों, आज हम विशाल मैदान तक ही पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में देखते हैं।